से बेटर है कि आप अगर वीकली फॉलो करो, ठीक है, वीकली भी नहीं कर सकते तो मंथली तो कर ही लो एटलीस्ट, है ना। और मतलब अगर न्यूज़पेपर जैसे ना, अब एक तो हमारे पास न्यूज़पेपर्स का सोर्स होता है, एक जैसे ना एक आपने वो AIR ऑल इंडिया रेडियो की स्पॉटलाइट सुनी है किसी ने? जैसे वो 9:15 पे ना, मतलब रोज, और यार पता है क्या, वो मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं पता, जैसे ऑनलाइन अवेलेबल होती है newsonair.com पे जाके ना, तो आप आर्काइव्स में भी जा सकते हो स्पॉटलाइट से समरी की। तो उससे क्या होता है कि रोज दे डिस्कस अ टॉपिक फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स की डिस्कशन होती है, तो उसमें आपको मेंस के विद रिस्पेक्ट टू प्रोज एंड कॉन्स पता कर सकते। जैसे जल्लीकट्टू पे था, 19 जनवरी की थी जल्लीकट्टू पे, ठीक है, डिस्कशन, तो उसमें आपको उसके सारी एक तो हिस्ट्री पता चल गई कि क्या, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कब क्या क्या दिया और हमारी कंट्री में क्या क्या है। उसके अलावा तुम्हें उसके प्रोज एंड कॉन्स पता चल गए, तो एक तरह से तुम्हारा प्री भी प्रिपेयर्ड हो गया और एक तरह से मेंस भी प्रिपेयर्ड हो गया। न्यूज ऑन एयर, हाँ, newsonair.com, इट्स लाइक हमारी जो जितने भी वहां पे जाके ना आर्काइव सर्च कर लेना स्पॉटलाइट के, तो पिछले पता नहीं जितने मर्जी साल के आप सर्च कर सकते हो। सो मे बी जैसे प्रीवियस डे के तो एटलीस्ट आज देख ही सकते हो, है ना। सो इट्स जस्ट लाइक फॉर 15 मिनट्स। तो अगर, और मोर वही होता है ना कि आप कुछ सुन लो तो ज्यादा ध्यान में रहता है रादर देन रीड करने के, हाँ, ठीक है। और उसके अलावा फिर जैसे PIB वगैरह फॉलो कर सकते हो, ठीक है, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे ना नीति आयोग की साइट है, या ऐसे जो भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, है ना, इन पे जाके तुम PDFs वगैरह पढ़े होते हैं, ठीक है। जैसे भी डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर उन्होंने कमेटी ने रिपोर्ट दिया, तो उस पर नीति आयोग ने क्या बोला है, एक जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर, तो वैसे ऐसे बहुत, इनफैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर उनकी पूरी रिपोर्ट है, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो वो स्टडी कर सकते हो। बट बेसिकली बेसिक जो हमारा होना चाहिए वो न्यूज़पेपर ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर तो एड ऑन्स हैं, जैसे आप लेट्स से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो आप एग्रीकल्चर की रिपोर्ट देख लो, नीति आयोग में कोई पढ़ी है या नहीं पढ़ी। PIB की भी जो मोस्टली चीजें होती हैं वो न्यूज़पेपर्स में कवर हो जाती हैं। बट PIB से ये होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर स्कीम है जिसके फीचर्स तुम्हें न्यूज़पेपर में, तो ऑब्वियसली फीचर्स तो नहीं होंगे, है ना, न्यूज़पेपर्स में तो उसका एनालिसिस होगा, है ना, तो फीचर्स के लिए यू कैन ऑलवेज गो टू PIB, ठीक है। एंड लेट्स से फॉर बिल्स, है ना, जैसे बिल्स आते रहते हैं उनके लिए यू हैव PRS लेजिस्लेटिव करके, उसमें सारे बिल्स पड़े हुए हैं जो पास हो गए हैं, जो पेंडिंग है, जो लैप्स हो गए हैं, तो उनकी सब पॉलिसीज कौन सी पॉलिसीज सी, जैसे देखो पॉलिसी की बात करें तो अब विल डिस्कस टुडे, एक ड्राफ्ट स्टील पॉलिसी आई है, तो वो स्टील मिनिस्ट्री की साइट पे होगी, ठीक है। जैसे अभी चाइल्ड पॉलिसी आई है तो वो उनकी साइट पे होगी, अलग अलग साइट्स पे होंगी वो, तो जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की साइट्स हैं, वो तो जो भी पॉलिसी आती है ना, यू कैन ऑलवेज गो टू द मिनिस्ट्री की साइट और उस पर यू कैन स्टडी, ठीक है। तो मतलब बहुत ही वेरीड सोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स वही ना, बहुत ही वास्ट ओशन है, तो तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली, हाँ, GS1 में इस बार के पेपर्स देखोगे अगर मेंस के, तो सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है। जैसे अब हमारे पास स्मार्ट सिटीज है, वो तीनों पेपर में आया हुआ है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। तो अब वो आप एक तरह से कन्फाइन नहीं कर सकते कि ये पेपर 1 का टॉपिक है या पेपर 2 का टॉपिक है या पेपर 3 का टॉपिक है, तो तुम्हें एक तरह से तो सबके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और GS1 में भी हमारे पास सोशल इश्यूज में करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है, इवन ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स आते हैं, उसमें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का अमलगमेशन हो जाता है, उससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। GS2 और 3 तो है ही, और GS4 तो चलो एथिक्स ही हो गया। तो मतलब मेंस में तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्री में भी अगर लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा 60-70 क्वेश्चंस तो थे ही। और एक ना पैटर्न होता है कि जैसे इस बार हमारे पास ना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, पढ़ा है किसी ने उसके बारे में? इंडिया की रैंकिंग है, रैंकिंग इन 79th, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक रैंक तो नहीं याद कर सकते, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये निकालता कौन है। तो ना जैसे यूपीएससी में प्री में पिछली बार 2 क्वेश्चंस आए थे, एक मतलब पर्टिकुलर रिपोर्ट्स होती हैं, ये कौन निकालता है, कौन सी, जैसे अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं। पिछली बार 2 क्वेश्चंस आए थे, उससे पिछली बार एक आया था रिपोर्ट्स के ऊपर, तो इसलिए जैसे 40-50 रिपोर्ट्स हैं तो तुम्हें वो याद करनी है। अब याद भी क्या होता है कि एक बार देख लो तो तुम्हें मोटा मोटा याद रह जाता है कि ये है, ये है। यार ये तो जैसे कंपाइलेशंस होती हैं,
ये तो यहाँ पे भी तुम्हारे काफी कवर हो जाएंगे। एज बेसिकली आप पूछते हैं वही है कि जो न्यूज़पेपर में आया हो, या जैसे पिछले से पिछली बार उन्होंने पूछी थी रिपोर्ट, वो उसमें दी हुई थी इकोनॉमिक सर्वे में, वहां से निकाल के पूछी थी। वैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो वो तो एज एंड व्हेन जब आप पढ़ोगे तो आपकी कंपाइलेशन बनती जाएगी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ड्राफ्ट स्टील पॉलिसी। पहले कुछ मेंस के टॉपिक्स हैं, फिर प्री के फैक्ट्स लिखवा दूंगी। ठीक है, स्टील और ये जो पहले तो ये होता था कि जैसे जो स्टील पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी है, जब वो फुल एंड फाइनल होती थी तब पूछते थे, बट अब तो हर एक ही पूछ लेते हैं। तो 17 के लिए शायद इम्पोर्टेंट है, 18 वगैरह के लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वही बात है कि कोई भी पॉलिसी आप लिखते हो ना, तो एक तरह से आपको उसके जैसे स्टील पॉलिसी है, तो अब आप खुद सोचो कि स्टील पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे, मतलब मेंस के विद रिस्पेक्ट टू, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होंगे आपके हिसाब से कि वाई स्टील इंडस्ट्री शुड बी गिवन एन इम्पेटस, what according to you, like इम्पेटस मीन्स कि क्यों हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, या क्यों स्टील पॉलिसी या कोई पॉलिसी क्यों आती है, बेसिकली इसीलिए आती है ना कि उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक तरह से बढ़ावा दिया जाए, है ना, तो वो क्यों होगा, क्या रीजंस होंगे। अब हाँ, इंपोर्ट किया जा रहा है तो उससे फॉरेक्स वगैरह बचेगा, और हमारी कंट्री में इंफ्रा की रिक्वायरमेंट कितनी है ना, हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, है ना, तो उसके लिए इंफ्रा के लिए स्टील की जरूरत है, तो इसलिए। और क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत प्रोवाइड करता है हमें, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमें बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि कोई भी पॉलिसी आती है ना, यू कैन ऑलवेज राइट सम पॉइंट्स जस्ट लाइक उसको थोड़ा सोच के, ठीक है, उस तरह से कोई भी आती है। आप ये सोचो कि अगर मैं पॉलिसी मेकर की जगह बैठा हूं तो मैं क्या क्या लिखूंगा, मोरलेस वही पॉइंट्स होते हैं, एक दो निटिग्रिटीज होती हैं कि जैसे टारगेट्स बता देंगे, वो टारगेट्स डिफाइन कर देंगे या जो भी। ठीक है, तो अब जैसे ड्राफ्ट स्टील पॉलिसी में सबसे पहले लिखेंगे हम व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स। The policy envisages to more than double India's domestic steel production capacity by 2030-31. The policy envisages to more than double India's domestic steel production capacity by 2030-31. Anticipates a requirement of 10 lakh crores of fresh investments expects to create, मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट बना दो, expects to create at least 11 lakh new jobs के बाद to create a globally competitive steel industry ठीक है, तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद इम्पेडिमेंट्स क्या है, इम्पेडिमेंट्स है कि व्हाट इज बेसिकली एलिंग द स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री को क्या एल कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसमें। ठीक है, इम्पेडिमेंट्स में हम लिखते हैं हाई इनपुट कॉस्ट हैं, जैसे जो हमारे स्टील के लिए इनपुट्स हैं, जैसे कोकिंग कोल वगैरह चाहिए होता है स्टील को बनाने के लिए, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से,
तो हाई इम्पोर्ट कॉस्ट हैं उसके, तो इसलिए इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव नहीं रहती है इंडस्ट्री, प्रॉफिट्स वगैरह नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। तो एक हो गया हाई इनपुट कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब देयर इज आप कह लो कि सफिशिएंट एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, कोकिंग कोल नहीं है, कोकिंग कोल 3-4 चीजों से बनता है ना, 3 चीजों से बनता है शायद स्टील, तो उसमें कोकिंग कोल भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, वो मोस्टली हम इम्पोर्ट ही करते हैं। और इसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है। फाइनेंशियल स्ट्रेस आप ऐसे ही बोल सकते हो कि प्रॉफिट्स नहीं है इतने और इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, तो एक तरह से जो इंडस्ट्रीज है वो परपेचुअली डेट में रहती हैं, ठीक है, तो ग्रो नहीं कर पाएंगे फिर, है ना, इस तरह से। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस है एक तरह से। तो ये हो गए हमारे पास इम्पेडिमेंट्स बोल लो, इश्यूज बोल लो, एलिंग द स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, और द स्टील सेक्टर। उसके बाद हमारे पास अब ये आपने एक बार ऑब्जेक्टिव लिख दिया, उसके बाद क्या एल कर रहा है स्टील सेक्टर को, और उसके बाद हम पॉइंट्स लिखेंगे ये पॉलिसी में क्या इसकी मतलब क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं मेनली। पहला है टू कट डाउन रिलायंस, to cut down reliance on expensive imports of coking coal, the policy to cut down reliance on expensive imports of coking coal, the policy has recommended gas-based steel plants. And technologies, the policy has recommended gas-based steel plants and technologies such as electric furnaces, to bring down the use of coking coal. The policy has recommended gas-based steel plants and technologies such as electric furnaces to bring down the use of coking coal in blast furnaces. To bring down the use of कोकिंग कोल इन ब्लास्ट फर्नेसेस, तो भैया उसकी आप कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट ही कम कर रहे हो, ऐसी टेक्नोलॉजीज बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, ये पॉलिसी ये एम करी है। उसके बाद एक है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टील प्लांट्स अलोंग द कोस्ट, establishment of steel plants along the coast under the aegis of Sagarmala project या under the Sagarmala project. Establishment of steel plants along the coast and public sector firms in the steel sector, ये next point है। सागरमाला प्रोजेक्ट पता है सबको क्या है? तो पूछा क्यों नहीं? सागरमाला प्रोजेक्ट है बेसिकली कोस्ट के अलोंग ना पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। एक भारतमाला प्रोजेक्ट है वो रोड्स के लिए है, नहीं ओवरऑल तो सागरमाला इज बेसिकली पोर्ट्स डेवलपमेंट, तो उसी के अंडर वो कह रहे हैं कि जो स्टील प्लांट्स है उनको भी हम कोस्ट पे डेवलप करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो जैसे अगर लेट्स से कहीं हिंटरलैंड या अंदर है कोई स्टील प्लांट, तो कोस्ट बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो तो कोस्ट पे आ रहा है, उसको अंदर ले जाने के लिए और पैसे मतलब खर्चा होगा, तो बेटर है कि वहां पे तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा अगर हम कोस्ट पे डेवलप करेंगे, और पोर्ट्स की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो एक तरह से सागरमाला के का भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा और इनका भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
यार अब जैसे वो कह रहा है कि कोकिंग कोल की हमारी जो रिलायंस है इंपोर्ट्स पे वो तो रहेगी, ठीक है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? एक तो कॉस्ट पे हम कर ले ताकि हमारी जो कॉस्ट कटिंग, कुछ तो कॉस्ट कटिंग हो, ठीक है, और उसके बाद हम नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं ताकि हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए कोकिंग कोल पे। एक तरह से हमें अगर मतलब कोकिंग कोल तो चाहिए ही ना, तो वो तो बाहर से ही मंगवाएंगे, बट ये कि रिलायंस हमें कम करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं? तो नई टेक्नोलॉजीज ले आए जहाँ पे कोकिंग कोल की जरूरत ही ना पड़े, और या तो हम थोड़ी टिल देन हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं कि अगर हम इम्पोर्ट, एंड मोर ओवर अगर आप स्टील प्लांट्स को कोस्ट पे डेवलप करोगे तो स्टील को एक्सपोर्ट करने में भी तो आसानी होगी, तो एक तरह से दोनों टाइप से विन विन हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर फर्म्स in the steel sector should be encouraged public sector firms in the steel sector should be encouraged to divest their non-core assets, non-core, core, C-O-R-E, to divest their non-core assets through mergers and restructuring. Public sector firms in the steel sector should be encouraged to divest their non-core assets through mergers and restructuring. तो ये बेसिकली वही है कि जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस में है पब्लिक सेक्टर फर्म्स, तो वो अगर अपना कुछ एरिया डाइवेस्ट कर दें और उससे कुछ पैसे कमा ले तो फिर उसका फाइनेंशियली भी वो वेल ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ना हमने एक ऑर्डिनेंस के ऊपर केस आया था ना, कृष्ण कुमार सिंह वाला, पढ़ा है किसी ने? हाँ हाँ वही वाला, yes precisely. Now that is basically a case, so you can write it like, or basically ordinance पे क्या था कि repromulgation of ordinance का उन्होंने बोला था, ये repromulgation of ordinance को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना। ऑर्डिनेंस पता है यहाँ पे सबको, पढ़ा हुआ है? आपने नहीं पढ़ा हुआ? आपने पढ़ा हुआ है? बेसिकली ऑर्डिनेंस क्या होता है, आपको जैसे लेट्स से कि हमारा पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है, अब कोई एक्सीजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई एंड हमें लेजिस्लेशन चाहिए, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट कैन गिव यू एन लाइक इट कैन लाइक आप एक ऑर्डिनेंस निकाल सकते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद वो ऑर्डिनेंस का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ऑर्डिनेंस एंड एन एक्ट जो पार्लियामेंट में पास होता, ये वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा 6 वीक्स के बाद जब पार्लियामेंट विल बी बैक इन सेशन, अगर वो मतलब पार्लियामेंट ने रैटिफाई नहीं किया, ठीक है, इस तरह से। बिल्कुल भी पॉलिटी नहीं पढ़ी हुई है आपने, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है, तो अब इतना समझ लो ऑर्डिनेंस इज मोर और लेस लाइक अ टेम्पररी लॉ, है ना, और वो मतलब आफ्टर द पार्लियामेंट कम्स इनटू सेशन, और मतलब ये है कि प्रेसिडेंट किस किस कंडीशन में ऑर्डिनेंस दे सकता है, एक तो जो पार्लियामेंट और एट द सेम टाइम कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन है कि ऑर्डिनेंस का जो है इट बिकम्स द नीड बिकम्स इनएविटेबल, ठीक है, और 6 वीक्स के बाद वो लैप्स हो जाती है। आर्टिकल्स क्या है ऑर्डिनेंसेस? 123 और साइमल 213, ठीक है, और हिस्ट्री कैसे ट्रेस होती है ऑर्डिनेंस की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिराइव करते हैं हम, ठीक है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं ऑर्डिनेंस, और जैसे बाकी कंट्रीज हैं, क्योंकि हमारे ना GS2 में एक टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज, तो उसमें ऑर्डिनेंस है दूसरी कंट्रीज में, जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो नहीं है। क्यों नहीं है वहां पे? सोचो क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो तो मतलब जो बेसिक उनका रीजन है वो ये है कि उनका जो पार्लियामेंट है या जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है वो थ्रू आउट एक्टिव हो, जैसे हमारे तो सेशंस होते हैं ना, तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो हमारे पास वी डोंट हैव, उनके वहाँ पे वो नहीं है, उनके वहाँ पे थ्रू आउट होता है, जो भी कांग्रेस US में है वो थ्रू आउट मतलब अवेलेबल है फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है। और ऑर्डिनेंस के रिलेटेड में मेंस में ना जैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में जो भी क्वेश्चन आता है तो हमें केसेस कोट करने पड़ते हैं, जैसे एक DC वधवा केस हो गया रीप्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस पे, ये भी कृष्ण कुमार सिंह केस भी हो गया रीप्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस पे, ठीक है। फिर एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो ऑर्डिनेंस के विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंट है,
उसमें था जुडिशियल रिव्यू के अंडर हम ला सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने मतलब जो भी इंटेंट है प्रेसिडेंट का दैट इज मतलब इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 38 थी शायद, उसमें इट वाज जो ये ऑर्डिनेंसेस थे दे वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस कि दे आर नॉट फ्रॉम दे आर अवे फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटनी, उनको रिमूव कर दिया था। फिर 44th में फिर से आया था कि जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। डीसी वधवा केस है, और कोई केस पता है किसी को? आपका तो बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा, है ना। तो आप बेसिकली ये समझ लो, ऑर्डिनेंस समझ आ गया ना कि टेम्पररी लॉज वगैरह होते हैं, ठीक है। बाकी तो अब जैसे एक केस ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसने सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट करा है कि रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस को जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। कि लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेचर का काम है वो लेजिस्लेचर को करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को ऑर्डिनेंसेस नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये कृष्ण कुमार सिंह केस है एक। ये जैसे एक बार आपने ऑर्डिनेंस बना दिया, ठीक है, ऑर्डिनेंस एक बार बन गया, ठीक है, तो वो तो लैप्स हो जाएगा ना, तो उसको फिर क्या होता है कि वो फिर से उसी को फिर से ऑर्डिनेंस ही बना देते हैं। मतलब आप लॉ नहीं बना रहे हो, आप पार्लियामेंट में उसको लेके नहीं आ रहे हो, पार्लियामेंट में उसको प्लेस नहीं कर रहे हो उस बिल को, आप फिर से प्रेसिडेंट ही उसको असेंट देके फिर से वही ऑर्डिनेंस आ रही है। आइडियली तो ये होना चाहिए ना, क्योंकि ऑर्डिनेंस क्यों आया, क्योंकि कुछ इमरजेंसी थी और पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। तो जब पार्लियामेंट सेशन में आए तो आपको वो ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने प्लेस करना चाहिए और विद मतलब जो भी ड्यू प्रोसेस है उसके बाद उसको एक्ट बना देना चाहिए, ठीक है। बट वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट वो फॉलो नहीं करती है, वो फिर से रीप्रोमulgate कर देती है उस ऑर्डिनेंस को, ठीक है, उसको ऑर्डिनेंस ही बनाए रखती है। ऑर्डिनेंस क्यों रीप्रोमulgate होती है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट को अवॉइड कर सके, ठीक है। क्योंकि जैसे अब हमारे यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा में गवर्नमेंट की वो नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। और क्या रीजंस हो सकते हैं कि डिबेट्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कई स्टेट्स में तो बहुत बार रीप्रोमulgation हुई है, जैसे एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, जैसे बिहार में, या जैसे ये जो डीसी वधवा केस में, इसमें तो 14-15 बार ऑर्डिनेंस, एक ही ऑर्डिनेंस, सेम ऑर्डिनेंस रीप्रोमulgate हुई है। तो एक तरह से ब्रीच ही है ना सेपरेशन ऑफ पावर्स का, आप लेजिस्लेचर के रोल को अंडरमाइन कर रहे हो बेसिकली, है ना। उसके बाद एक FRBM एक्ट होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो इसके इनके बेसिकली 2003 में आया था, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में क्या था कि हमारे पास जो फिजिकल डेफिसिट है कंट्री का उसको कंटेन करना है, ठीक है। तो वो था फिजिकल डेफिसिट को 3% ऑफ द GDP तक कंटेन करना है और रेवेन्यू डेफिसिट को 0%, ठीक है, ये टारगेट्स थे। अब बट ये फिर उसकी 2003 में आया, तो 2007-8 फाइनेंशियल क्राइसिस टुक अ बैक सीट दिस एक्ट। तो अब फिर से इस एक्ट को रिव्यू करा जा रहा है, तो एक NK सिंह रिकमेंडेशंस आई हैं, ठीक है। बट अभी तक दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक, मोस्टली कह रहे हैं कि बजट के बाद इसको पब्लिक करेंगे। ये लिखना चाहोगे आप FRBM एक्ट के बारे में? वो जो पुराने टारगेट से 2003 वाले एक्ट के 3% ऑफ द फिजिकल डेफिसिट तक कंटेन करना है, फिजिकल डेफिसिट को 3% तक कंटेन करना है और रेवेन्यू डेफिसिट को 0%। बट वो पुराने टारगेट्स हैं, दे डोंट होल्ड ट्रू। बट दिस फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, बट 2013 मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगेन दिस NK सिंह रिकमेंडेशंस बिकम इम्पोर्टेंट। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि वो मेंस के बाद कह रही है, बजट के बाद, बजट अब आने वाला परसों आ जाएगा 1 फरवरी को, तो इसके बाद तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट में 1-2 लाइन लिख लो इसके बारे में, ठीक है। The FRBM is an act which intends to reduce India's fiscal deficit, improve macroeconomic management,
which intends to reduce India's fiscal deficit, improve macroeconomic management and the overall management of the public funds, by moving towards a balanced budget. Balanced budget. And the overall management of the public funds by moving towards a balanced budget. कैसे कैसे दोबारा? लोन लेते हैं जैसे जो 91 में हुआ था वो तो सिर्फ वन टाइम रिफॉर्म किया था हमने, हर बार तो नहीं ऐसा होता, हर बार तो नहीं ऐसा होता। वो तो आईएमएफ से जब हमने लोन लिया था 91 में, जब हमारी कंट्री काफी ज्यादा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे, वी नीडेड फंड्स, तो हमने 91 में लोन लिया था, तो उन्होंने हमारे कुछ कंडीशंस रखी थी, ठीक है। वो भी मोस्टली यही था कि आप अपने आपके जो भी आपके फंड्स हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज करो। फॉरेक्स रिजर्व, अब जैसे हम इंपोर्ट, इंडिया तो वैसे इतनी ज्यादा इंपोर्ट रिलायंट कंट्री है, हमें जैसे उसके लिए चाहिए अपनी जो हमारी आप लगा लो कि हमें पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, सब कुछ फ्यूल वगैरह तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें हाँ तभी वो तो काफी देर से कर रहे हैं हम। और डीवैल्यूएशन, जैसे अब डीवैल्यूएशन के भी अपने नुकसान ही होते हैं एक तरह से। अब आप क्या नुकसान हो सकते हैं डीवैल्यूएशन के? हाँ बेसिकली हाँ वही होगा। और जैसे अब आपने अब जैसे चाइना ने करी है तो फिर इसलिए, और एक तो ये होता है, और उसके बाद आप डिवैल्यूएट करोगे तो जो एक तरह से कह रहे हो ना कि जैसे एक फेथ होता है दूसरी कंट्रीज का आपकी करेंसी में, वो भी लूज होता है कि कभी भी उठा के आप डिवैल्यूएट कर दो। तो डिवैल्यूएशन तो बहुत ही आप कह लो कि रेयर फिनोमिनन है कि करेंगे, तो वो तो बहुत ही रेयर एक चीज है जो होगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही करेगी, बट मोस्टली कोई मतलब गवर्नमेंट मतलब कोई भी करना क्यों चाहेगा डिवैल्यूएशन, नहीं करना चाहेंगे डिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये जब भी एनके सिंह पैनल रिकमेंडेशंस आएंगी हम लिख लेंगे, ठीक है। अभी तो मेनली उन्होंने यही बोला है कि कैसे हम इसको और ज्यादा वो कर सकते हैं कि हाउ कैन FRBM कैन बी यूज्ड टू इंश्योर लेट्स से बेटर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। तो वो कमेटी थी ये कि FRBM को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारी जो फंड मैनेजमेंट है वो बेटर हो जाए। उसके बाद एक इस वीक में इंडिया UAE रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, है ना। क्यों थे इम्पोर्टेंट? रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट था। अब जैसे रिपब्लिक डे के ना हम दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो वहां पे चीफ गेस्ट कौन था, है ना, प्री के विद रिस्पेक्ट टू, और एक दूसरी थीम क्या थी रिपब्लिक डे की? हाँ वो तो बहुत सारी दिखाई गई थी। इसकी थीम हम करेंगे, इसकी शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डिजिटल इंडिया थी, ऐसे कुछ थीम थी इसकी। वी विल जस्ट राइट इट डाउन व्हेन ओवरऑल थीम वो जो टैबलेट्स दिखाते हैं, मतलब झांकियां होती हैं, वो तो हर एक चीज की होती है ना, वो नहीं, ओवरऑल जो एक थीम होती है, हर साल डिफरेंट थीम होती है, ठीक है। तो हर साल जैसे डिफरेंट चीफ गेस्ट या डिफरेंट, तो हम कर रहे थे इंडिया UAE रिलेशंस, है ना। इसमें आप पॉइंट्स ही हैं, लिख लो। इंडिया एंड UAE inked 14 agreements signed 14 agreements in various areas to boost bilateral cooperation.
बेसिकली ना एक और हम ये कहते हैं कि जैसे इंडिया और यूए की ना पहले जो रिलेशनशिप था वो बेसिकली बायलेटरल रिलेशनशिप था, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इट हैज अपग्रेडेड टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। The relationship between India and UAE has been upgraded from a bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership, ठीक है। ये बेसिकली मेंस के लिए है, तो आप लिख लो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, क्या होगा सोच के देखो। पहले बायलेटरल रिलेशनशिप था, ठीक है। बायलेटरल रिलेशनशिप हम ऐसे कह लेते हैं कि इकोनॉमिकल था, ठीक है, ट्रेड थी हमारे बीच में नॉर्मल सी। अब एक तो हमने उसको ट्रेड के टारगेट्स को भी बहुत ज़्यादा रिवाइज कर दिया है, ठीक है। एक मिनट आपको बताती हूँ, ट्रेड का टारगेट हमारे पास 75 बिलियन टारगेट हो गया, ठीक है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स का। सो वैसे दिस फिगर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली आप हर एक कंट्री के साथ नहीं याद कर सकते। द पॉइंट इज दैट इट हैज बीन रिवाइज्ड, ठीक है। द अदर थिंग इज दैट वी हैव साइंड अ डिफेंस अग्रीमेंट, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बिसाइड्स दिस इकोनॉमिकल रिलेशनशिप यू हैव रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफेंस रिलेशनशिप, ठीक है। और उसी डिफेंस रिलेशनशिप को आप कह लो कि प्री के विद रिस्पेक्ट टू ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इंडिया और यूएई की ना जॉइंट एक्सरसाइजेस हुई थी एयरफोर्स की। किसी को याद है नाम क्या था? लास्ट ईयर हुई थी, बट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली रिपब्लिक डे पे वो आ गया। डेजर्ट ईगल 2 करके है, ठीक है। इंडिया यूएई जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइजेस नोन एज डेजर्ट ईगल 2। ये बेसिकली एक तरह से प्री का क्वेश्चन है क्योंकि ना अब ये भी है कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमारी डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। जैसे यूएई इस बार इम्पॉर्टेंट है, तो यूएई या जो भी कंट्रीज है उनके साथ अभी कोई जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं या प्रेसिडेंट वहाँ गए हैं या वहाँ के कोई आए हैं, उनके साथ तो जो भी मतलब वो वाली कंट्रीज की तो स्पेसिफिकली याद होनी ही चाहिए, बाकी तो जितना आप याद कर सकते हो उतना। तो जैसे इसका डेजर्ट ईगल 2 है, ठीक है। और एक हमारे पास नेक्स्ट जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक तो हो गया कि हमने अपनी ट्रेड वगैरह एक्सपैंड कर ली है, उसके बाद डिफेंस रिलेशनशिप, और उसके बाद जैसे एक और हम कहते हैं यूएई के विद रिस्पेक्ट टू कि पहले पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल एलाय ऑफ यूएई, ठीक है। बट अब क्या है, अब शिफ्ट इन रिलेशनशिप हो रहा है क्योंकि जो यूएई है वो वोकल है काफी ज्यादा पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज है टेररिज्म को लेकर। तो एक तरह से आप कह लो कि शिफ्ट इन रिलेशनशिप हो रहा है from being a natural ally of Pakistan, it is now like have become more vocal और एक तरह से against their policies हो गया, ठीक है। तो वो भी एक उसमें आप कह सकते हो कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, तो वहां भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद यूएई हैज आल्सो लेंडेड सपोर्ट टू India's position on the Comprehensive Convention on International Terrorism in the United Nations. It has also lended support to India's position on the Comprehensive Convention on International Terrorism in the United Nations. जो इंडिया ने स्टार्ट किया था ना इंटरनेशनल टेररिज्म पे एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन है कि जो टेररिज्म है उसको डिफाइन करो पहले और जो भी मेजर्स लेने हैं टू कम्बैट टेररिज्म वो लो, तो उस पर भी एक तरह से लेंड किया सपोर्ट यूएई ने ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन द यूनाइटेड नेशंस। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया और यूएई रिलेशनशिप में कि इंडिया हैज साइंड अ डील विद यूएई। यूएई इज लाइक द 5th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया, ठीक है।
So India has signed a deal with UAE, fifth largest oil supplier, as a part of its quest for energy security and strategic reserve system. बेसिकली ये क्या है कि इंडिया ना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना रहा है ना? पता है सबको स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना रहा है इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना रहा है कि जैसे अब ना हम अंडरग्राउंड, ये पढ़ लेना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इट इज। अंडरग्राउंड ना जैसे कैवरन्स होते हैं ना, एक अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम कह लो फॉर ऑयल, ताकि जैसे अब वो बेसिकली इसके पीछे प्रमाइस क्या है कि मिडल ईस्ट थोड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया है आजकल, ठीक है? तो लेट्स से हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स वो तो स्टैग्नेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट तो है ही, बट अगर सपोज हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या जो भी है, तो हम उसलिए उसको एक तरह से रिजर्व बना रहे हैं कि कल को ऐसी कोई एक्सीजेंसी इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास अपने रिजर्व्स तो हैं, ठीक है? हम वहां से ऑयल निकालेंगे। तो इसलिए वी आर बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स एट 3 प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है? और उन 3 प्लेसेस में से एक मैंगलुरु कर्नाटका में जो प्लेस है वो बेसिकली यूएई फिल करेगा, ठीक है? जो उसमें ऑयल है ना वो यूएई फिल करेगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वहां भी हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा है। और उसी मैंगलोर वाले में जो मैंगलोर वाला है उसमें जो आधा है वो ईरान ने फिल करा है, ठीक है? ईरान और यूएई ने कंबाइन फिल किया हुआ है, ठीक है? हमारे पास ना 3 जगहों पे हैं, एक मैंगलोर में है, एक वाइजैक में है और एक और है, ये देख लेना प्लीज, ठीक है? जाके 3 जगहों पे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार तो बहुत ही जैसे कह रहे हो कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट सिंस पिछली बार नहीं आया तो इस बार तो आ सकता है। तो 3 जगहों पे तो हमने बिल्ड कर लिए हैं, ठीक है? उसके बाद एक हमारा जो नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है वो इंडिया ने रैटिफाई कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कोई आइडिया हो? नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रोटोकॉल जिसके तहत हम जो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी एमिशंस को लिमिट करेंगे, ठीक है? अब ये बेसिकली 1997 में एक तरह से अडॉप्ट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो इज अ प्लेस इन जापान, वहां पे अडॉप्ट हुआ था, बट 2005 में जाके बहुत कंट्रीज ने रैटिफाई किया एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2005, ठीक है? और उसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था 2005 से लेके 2012 तक, और 2013 से 2020 तक सेकंड कमिटमेंट पीरियड है, तो वो अभी हमारी गवर्नमेंट ने रैटिफाई करा है, ठीक है? और 2020 के बाद तो हमें पता ही है कि जो पेरिस वाली डिक्लेरेशन है वो आ जाएगी फोर्स में, ठीक है? तो अब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहले ना जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को डिक्रीज करना है, तो कौन सी गैसेस कवर्ड है इसमें? 6 गैसेस हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के लिए। 6 गैसेस कौन सी हैं? एक, हाँ, और सबसे कॉमन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और एक SF6 होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है? PFCs होते हैं, परफ्लोरोकार्बन्स और HFCs। ठीक है? अब जैसे एक तो ये केपी वाले में हम करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी गैसेस आती हैं, और प्री के लिए एक हम वो करते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सी गैसेस आती हैं। 8 गैसेस आती हैं उसमें, वो भी गूगल कर लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्री के लिए। और एक बार क्योटो प्रोटोकॉल भी पढ़ लेना जाके, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन तो यही है कि ग्रीन हाउस एमिशंस डिक्रीज करता है, ये गैसेस आती हैं, ठीक है? सेकंड कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट हो गया है और हमारी गवर्नमेंट ने रैटिफाई भी कर दिया है।
और उसके बाद जैसे मेंस में ना हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का सिग्निफिकेंस क्या है, रैटिफिकेशन ऑफ दिस क्योटो प्रोटोकॉल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का सिग्निफिकेंस तो आप लिख ही सकते हो, है ना, कि एक तरह से हम गैसेस के इमिशंस को कम कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्लाइमेट चेंज कम होगा, है ना, उन लाइंस पे आप लिखोगे, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ रैटिफिकेशन क्या है, एक तरह से आप ये कह सकते हो इट विल सेंड अ मैसेज टू अदर कंट्रीज ऑल्सो अबाउट कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू क्लाइमेट चेंज, है ना, तो उस तरह से वो एक तरह से पॉइंट आ सकता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? मेन तो वैसे हाँ यही है, मैं तुम्हें वही कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ और आ रहा है तो बताओ। वैसे मेन तो यही कि मैसेज एक तो सेंड कर रहा है ना आपकी, और उसके बाद अगर आपने एक तरह से एक तो वर्ल्ड को मैसेज सेंड कर रहा है, एक अपनी कंट्री को मैसेज सेंड कर रहा है कि यू शुड एक्चुअली नाउ शिफ्ट टू क्लीनर एनर्जीज, है ना, क्योंकि इवेंचुअली यू नीड फ्यूल एंड ऑल दैट, है ना। तो हमें जैसे थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में बहुत सारी एमिशंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की, तो इसलिए यू शुड शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज है कि हमें उसके टारगेट्स को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, तो इस तरह से पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, और एक ना क्योटो प्रोटोकॉल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है। ठीक है, उसके 3 मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, एक तो ट्रेडिंग, इमिशंस ट्रेडिंग, अगर आपको लिखने आप ये लिख लो, इंटरनेशनल क्योटो प्रोटोकॉल is implemented through 3 mechanisms. International emissions trading, इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग क्या है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, जो भी इसको साइन करता है, जो भी कंट्रीज को साइन करती है, उसको एक टारगेट दे दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा इमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपका टारगेट है, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दिस टारगेट। अब व्हाट इफ अ कंट्री पासेस दैट टारगेट, तो क्या होता है, जो जैसे लेट्स से कोई जैसे लेट्स से यूएसए कंट्री है, वैसे यूएसए ने रैटिफाई नहीं किया है, बट वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि यूएसए ने ज़्यादा प्रोड्यूस कर ली इमिशंस। ठीक है, जो भी टारगेट था, अब वो क्या करेगा, वो किसी और कंट्री से, लेट्स से इंडिया से, उसको खरीद लेगा। ठीक है, पैसे देके। अब जैसे इंडिया ने अपने टारगेट से कम यूज किया, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा टारगेट्स हैं, तो वो फिर यूएसए को बेच सकता है। ठीक है, हाँ, जो भी पार्टीज है, पार्टीज टू दिस क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, आप ये लिख लो, क्योंकि हाँ, क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिट सिस्टम ऐसे दूसरा होता है, ये तो वो आता है हमारे पास सीडीएम में, वो मैं दूसरा मैकेनिज्म है, बट मेनली इसमें तो यही है कि आप खरीद सकते हो, खरीद और बेच सकते हो, तो एक तरह से फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। ठीक है, सो पार्टीज विद इमिशंस परमिटेड बट नॉट यूज्ड, parties with emissions permitted but not used can sell the excess to the countries which have exhausted their targets. ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कंट्रीज है ना, जिनका टारगेट है, तो वो अपना टारगेट नॉट ओनली बाय रिड्यूसिंग देयर एमिशंस, बट दे कैन आल्सो अचीव दिस टारगेट बाय इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट इन अ डेवलपिंग कंट्री। कोई भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट आप डेवलपिंग कंट्री में भी लगा सकते हो, तो उससे भी आपके जो टारगेट्स हैं, वो मतलब आपके जो रिडक्शन है वो मान ली जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो इसको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। कंट्रीज विद एन इमिशन रिडक्शन
or emission limitation commitment with an emission reduction or limitation commitment to implement an emission reduction project or can implement an emission reduction project in developing countries. ये ना लास्ट टाइम जो PCS हुआ था ना, लास्ट टू लास्ट टाइम वाले PCS में मेंस में क्वेश्चन आया था कि what are the mechanisms by which Kyoto Protocol can be implemented? What are the different mechanisms of Kyoto Protocol? UNFCCC करके है ना, जो यूनाइटेड नेशंस का है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर combating climate change, UNFCCC, तीन UNFCCC. ये 1992 में आया था ये, जो आपने COP करके नहीं सुना हुआ, एक COP1 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 था जो 92 में आया था, ये इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, तो एक CDM हो गया, एक हमारे पास हो गया जो प्रॉपर इमिशन ट्रेडिंग है. ठीक है, जो तीसरा होता है ना वो होता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन. जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे अब बेसिकली एक तरह से सिंपल सा मैकेनिज्म है कि इट अलाउज अ पार्टी विद इन इमिशन रिडक्शन और इमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट टू अर्न इमिशन रिडक्शन पॉइंट्स. It allows a party with an emission reduction or emission limitation commitment to earn emission reduction units, ERUs बोलते हैं इसको, to earn emission reduction units from an emission reduction allows a party with an emission reduction or limitation commitment to earn emission reduction units from an emission reduction or emission removal project in another party. From an emission reduction or emission removal project in another party. Basically ये क्या कह रहा है कि जो दो पार्टीज है वो आपस में जॉइंटली भी इम्प्लीमेंट कर सकती हैं कोई प्रोजेक्ट को. ठीक है, जैसे CDM था कि डेवलप्ड कंट्री में आप करोगे, है ना, ये कि आपस में दे कैन जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, हाँ पैसे लगा लो या कोई मतलब हाँ वो एग्जैक्टली कोई इन्वेस्टमेंट कर दो और एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देगा ना आपको कि अगर आपके कम हो रहे हैं तो आप ज्यादा अर्न कर लोगे, है ना, पॉइंट्स, और अगर दूसरी कंट्री है, दूसरी पार्टी है, उसको जरूरत ही नहीं है तो आप फिर अगेन ये अर्न कर लेंगे. मतलब इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा एक तरह से. 3 मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के. और गैसेस इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो फिर अब पता नहीं क्या ही पूछ सकते हैं. ठीक है, बट अगेन मेंस में कुछ भी पूछ लेंगे तो आपको बेसिक तो क्लियर है कि क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है और आप यू कैन ऑलवेज राइट. उसके बाद ना एक जल्लीकट्टू के बारे में तो सबको पता होगा, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है ना. तो जल्लीकट्टू क्या होता है? इट्स अ बुल टेमिंग फेस्टिवल. कब होता है ये और कहाँ होता है? हाँ, पोंगल में. पोंगल क्या है? हाँ, तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल, तमिलनाडु, 14th to 17th January for 4 days. ठीक है, some points about pre since it's so important and so much in news. और उसके बाद मेंस के विद रिस्पेक्ट तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो जल्लीकट्टू का बैन है बाय द लेट्स से सुप्रीम कोर्ट, इज इट जस्टिफाइड? Let's say if this question comes up in mains, is it justified? So we'll have both points. हाँ, तो is it justified? आप एक लिख लो pros and cons करके.
जस्टिफाइड में क्यों आएगा? सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? इट, हाँ हाँ, इट क्योंकि जल्लीकट्टू प्रमोट्स क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, तो वो है ना, इट विल प्रिवेंट द क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। अब क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स में क्या क्या लेजिस्लेशंस हैं? प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट है, 1960 में आई थी, ठीक है। उसके बाद कोई फंडामेंटल ड्यूटी है एनिमल्स के, दैट्स द डीपीएसपी, 48 इज डीपीएसपी, वो भी लिख सकते हो आप कि दैट इज अ डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट की, है ना। डीपीएसपी है 48A, इन्वायरमेंट और एनिमल दोनों के लिए, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? 51AG। ठीक है। तो अब जैसे ना आपको प्रोज में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि एक तो हमारे इट विल इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोविजंस व्हिच इंक्लूड द फंडामेंटल ड्यूटी, द डीपीएसपी, एंड देन यू कैन राइट कि जो हमारी एक्ट है उसके भी इन सिंक है ना, प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि जस्टिफाइड है कि नहीं, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, है ना, तो वो वाला पॉइंट हो सकता है, ठीक है। प्रमोट्स, एक तरह से आप कह लो कि वायलेंट हो सकता है ना, कैन नॉट बी रेगुलेटेड, है ना। और नॉट जस्टिफाइड के क्या रीजंस हो सकते हैं? हाँ, बेसिकली वही है कि जो तमिल पीपल हैं, दे कंसिडर इट टू बी पार्ट ऑफ देयर कल्चर विच हैज बीन देयर सिंस लेट्स से 2000 years, सो है ना, इट हैज बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, सो व्हाई आर यू बैनिंग इट नाउ, है ना, दैट कुड बी अ पॉइंट। उसके बाद ना एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसका कि जो एक तरह से ना हम ये कहते हैं कि जो जल्लीकट्टू वाले बुल्स होते हैं ना, वो बेसिकली नेटिव ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, मतलब इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं करती। वो कहते हैं कि जिनसे उनको फ़ायदा हो वो वाली ब्रीड्स प्रमोट करते हैं। तो वो अब एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि अगर हम जल्लीकट्टू को बैन कर देंगे तो जो नेटिव ब्रीड्स हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। So we can write that the government since the government is discouraging the rearing of native breeds, a ban on Jallikattu will further lead to decrease in the number of native cows or native bulls or native cattle, ठीक है। और एक तो ये वाला रीज़न है कि नेटिव जो है, और दूसरा ये है कि जो इन नेटिव ब्रीड्स को जो फार्मर्स हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं या जो भी इनको ब्रीड करवाते हैं, उनकी जो लाइवलीहुड है दैट विल बी लॉस्ट, ठीक है। हाँ, बेसिकली दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, नो दैट विल, अब ये तो जस्ट वी आर राइटिंग इट विद द सेक ऑफ राइटिंग, है ना, हम तो अभी पॉइंट्स ही गैदर कर रहे हैं, जो क्वेश्चन होगा ना उसके हिसाब से टिल्ट होगा। हाँ, वे फॉरवर्ड भी है, जैसे अब लेट्स से कि अब जैसे ये तो हो गया कि इज इट जस्टिफाइड, लेट्स अज्यूम यही क्वेश्चन है, तो आप
हाँ चलो, नहीं जस्टिफाई भी बोल सकते हैं आप। अब कह दो कि डू यू अग्री विद द फैक्ट दैट जल्लीकट्टू शुड बी बैंड, है ना? हाँ यस नो ही हो सकता है, मतलब हाँ इसमें यस नो हो सकता है। बट देखो मेनली क्या होता है कि पॉइंट्स आपको दोनों लिखने पड़ते हैं, ठीक है? और जैसे एग्जाम में जब आप बैठे होते हो ना, तो आपका दिमाग में एक तरह से कह लो कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना वही आ रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो एक तरह से होता है कि जो जो आ रहा है ना लिख दो, तो वही होता है। फिर जब आप कंक्लूड करते हो ना, जो यहाँ वे फॉरवर्ड लिखते हो, तो उसमें थोड़ा आप कह सकते हो, बट आइडियली बैलेंस्ड ही होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप प्रो के पॉइंट देखो, है ना, तो उसमें क्रुएल्टी टू एनिमल्स हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, है ना, ऐसे वाले पॉइंट्स हैं। और अगर हम कॉन्स में देखें तो कॉन्स में भी मतलब दोनों के इतने ज्यादा, दोनों साइड पे मतलब इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है एक तरह से। बाकी अगर आप लिखने बैठो तो आप कितना कुछ लिख सकते हो। जैसे क्रुएल्टी टू एनिमल्स वाले में ये लिख सकते हो कि इट शोज आवर कमिटमेंट टू एनिमल राइट्स, है ना, पॉइंट्स ही तो लिखने हैं एक तरह से, है ना। It will increase our standing in the international arena that we also respect the rights of animals, not only of the people, है ना। और उसके बाद ये भी लिख सकते हो कि why differentiate between the rights of humans and the animals, है ना। So for the sake of writing and write many points, but एक तरह से जो basic होता है वो तो 2-3 points ही होते हैं, बाकी तो you are just beating around the bush, है ना। And that you will develop with you can say practicing। और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही भावुक हो जाओ और लिखी जा रहे हो, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है, टाइम है, जगह है, या जो भी है। और बाकी ओपिनियन आप अपना दे सकते हो अगर आपसे कभी पूछा जाए, बट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जैसे अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इस जल्लीकट्टू वाले क्वेश्चन का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है आपके हिसाब से? गाइडलाइंस का पता है क्या है? जैसे हाँ, तो हाँ यू कैन से दैट। और क्या हो सकता है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वगैरह क्रिएट, इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस वगैरह क्रिएट करो, ताकि जो लोग हैं उनको रियलाइज हो कि क्रूअल्टी टू एनिमल्स हो रही है, ठीक है। एक तरह से वो कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन करो, है ना, कि उनको समझाओ, अवेयरनेस क्रिएट करो कि एनिमल्स, इट्स नॉट ओनली क्रूअल्टी टू एनिमल्स बट पीपल आर ऑल्सो लूजिंग देयर लाइफ। अ फार्मर लॉस्ट हिज सन फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, है ना। जैसे वो जो 2008 में जो मरा था, was just a painting, he was just painting and he just happened to die, like whose fault is that? So you can actually create that kind of awareness. As far as the regulations वाला thing is goes is कि जब 2008 में ये पहली बार आया था ना केस सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसके बाद से लेके 2014 तक जो वर्डिक्ट आया एंड दे बैंड इट, बीच में ना दे हैड जल्लीकट्टू कंटिन्यू था, मतलब तो जल्लीकट्टू जब चल रहा था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशंस दी थी कि ये रेगुलेशंस होनी चाहिए और इनके तहत ही जल्लीकट्टू कंडक्ट होना चाहिए। बट डिस्पाइट दोज रेगुलेशंस ऑल्सो many people, like there were cases of you know, like where people were injured and है ना all that, and even cruelty to animals was very much visible. So despite those regulations also it didn't happen. So you can probably say in way forward, like you have said, that the preserving culture is important, but there are other ways to preserve culture as well. You don't have to actually, हाँ वो कह सकते हो, बट अगेन आप उसको काउंटर कर सकते हो ये वाले पॉइंट से कि तब रेगुलेशंस थी बट ऐसे नहीं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। यू कैन गो ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दीज एज मच एज यू वांट, बट दे डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। द पॉइंट इज कि हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि ये है, ये है। हाँ, मतलब ओवरऑल क्या होना चाहिए, ओवरऑल क्या होना चाहिए कि, है ना, कैसे हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं कि लोग भी प्रोटेस्ट ना करें, और एट द सेम टाइम जो जो हम पर्पस कहते हैं कि एनिमल्स को क्रूअल्टी वगैरह वो भी ना हो, तो एक तरह से बैलेंस कैसे आएगा, आप वो बता रहे हो वे फॉरवर्ड में। बाकी अगर आप गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो पूछा, तो आप गवर्नमेंट के विद रिस्पेक्ट टू कुछ पर्टिकुलर दे दोगे, है ना, उस तरह से, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। हाँ, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस दे दिया, बट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया। पर अभी तो ये लंबा चलेगा जल्लीकट्टू वाला, अब तो खैर खत्म हो गया, जनवरी इज गॉन, सो नेक्स्ट ईयर तक लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। अच्छा, उसी के लाइंस में ना एक कम्बाला भी है, जैसे अब सिंस उन्होंने ऑर्डिनेंस, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज हैड दिस ऑर्डिनेंस वाला थिंग ना, तो एक कम्बाला करके है, KAMBALA, तो वो भी जैसे बैंड, वो कोस्टल कर्नाटका में ना बफलो रेस होती है, बफलो रेस इन कोस्टल कर्नाटका। तो उस पे भी कह रहे हैं कि अपलिफ्ट करो बैन।
because of this the protests of Jallikattu. So just यही है कि बफलो रेस है कोस्टल कर्नाटका में और बैंड है, बट सिंस अब ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो कह रहे हैं वाई बैन दिस, वाई नॉट लाइक वाई इवन बैन दिस, है ना, जब जल्लीकट्टू नहीं है तो। अच्छा आप थोड़े ना प्री के पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब मेनली साइंस एंड टेक वाला आता है इसमें, ठीक है। इसमें ना सबसे पहले हमारे पास कि साइंटिस्ट ने ना एक सेमी सिंथेटिक सिंगल सेल्ड बैक्टीरियम बनाया है, ठीक है। सेमी सिंथेटिक का क्या मतलब है? आप लिख लो, साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द फर्स्ट स्टेबल सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड the first stable semi-synthetic organism, a single-celled bacterium. ठीक है, it will play an important in drug discovery, an important role in drug discovery, etc. It will play an important role in drug discovery and other researches का दो या जो भी है, मतलब मेनली ड्रग। अब सबसे अदर इम्पोर्टेंट थिंग इसकी सेमी सिंथेटिक का क्या मतलब है? एनी आइडिया, एनी गेसेस? हाँ मतलब सिंथेटिक मटेरियल तो डाल ही रहे हैं ऑब्वियसली, बट कैसे? आपको डीएनए पता है क्या होता है ना? अब जो डीएनए होता है ना, डीएनए ऐसे कुछ है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे ना बेस पेयर्स होते हैं जो बॉन्ड करते हैं, ठीक है। 4 बेस पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ATCG, ये पता है सबको, ये नेचुरल बेस पेयर्स हैं। इसमें क्या है, इसमें 2 आर्टिफिशियल बेस पेयर्स भी हैं, X और Y, ठीक है, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं। तो अब पहले भी उन्होंने ट्राई किया था कि हम जैसे सेमी सिंथेटिक बनाने की कोशिश करें, बट जैसे पहले क्या होता था कि वो X और Y को डालते थे डीएनए में, तो जो जैसे जैसे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता था ना, वो X और Y को रिमूव कर देता था, ठीक है। अब उन्होंने क्या फाइंड किया कि X और Y इवन आप यार X और Y एक तरह से आप कह लो कि आप जैसे आप डिफरेंट बैक्टीरिया बनाना चाहते हो, ठीक है, डिफरेंट जैसे अब ये एक तरह से डीएनए क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स एंजाइम्स बनते हैं, है ना। तो उस तरह से डिफरेंट आप कह लो कि जो नॉर्मल नहीं है या जो आपको चाहिए आप वो बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो दैट विल प्रोबेबली हेल्प इन मेकिंग सम न्यू ड्रग्स, है ना, और बेसिकली रिसर्च में हेल्प करेंगे। तो वो तो फर्दर ऑन है कि क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, अभी तो दे हैव जस्ट क्रिएटेड द सेमी सिंथेटिक। सो एक तरह से यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल डीएनए, कंट्रोल लाइफ, है ना, एक तरह से बहुत ही इनिशियल रिसर्च है ये। उसके बाद ना द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड, ये बस इतना ही है इसमें, X और Y 2 बेस पेयर्स हैं, सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड रबर सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको ना ये कहते हैं रबर सॉइल, RUBSIS कैपिटल में, रबर सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, रब्स करके। It is an online system for recommending appropriate mix It is an online system for recommending appropriate mix of fertilizers to plantations of rubber growers an online system for recommending appropriate mix of fertilizers to plantations of rubber growers depending upon their soil nature. ठीक है,
तो बेसिकली फार्मर्स को एक तरह से जो भी उनका सॉइल का नेचर होगा उसके हिसाब से आपको कितने फर्टिलाइजर्स चाहिए वो बता देंगे। तो इसके फायदे क्या क्या होंगे? हाँ, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। फर्टिलाइजर्स आप ऐसे ही धड़ाधड़ नहीं यूज करोगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज करोगे तो आपकी फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट कम होगी, ठीक है, तो थोड़ा प्रॉफिटेबल हो जाएगा वेंचर, है ना। और उसके बाद आप फर्टिलाइजर्स, हाँ, सॉइल की ज्यादा डिग्रेडेशन नहीं होगी, है ना, एक तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो ये इसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। ये तो खुद लिख लोगे कि लिखने हैं? लिखने लिख लेंगे, मतलब जितने मर्जी सोच लो इस पे तो बैठ के। एनवायरमेंटल फायदे सोच लो, इकोनॉमिकल फायदे सोच लो, 2 हेडिंग्स बना के, ठीक है। एनवायरमेंटल में सॉइल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, सस्टेनेबल यूज ऑफ, इट विल इनकरेज सस्टेनेबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। और इकोनॉमिकल में क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, उसके बाद इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और एक अभी इसरो ने टेस्ट किया था GSLV Mark 3, पता है कुछ इसके बारे में? नहीं। बेसिकली GSLV Mark 3 इज अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जो न्यूज़ थी ना वो इतनी है कि इसरो ने GSLV Mark 3 को टेस्ट किया है और इवेंचुअली हम एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उससे, ठीक है। GSLV Mark, अब इसरो तो लॉन्च प्रोवाइड करेगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा कि आप हैवी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकते हो, जैसे 4 टन की सैटेलाइट्स तक जियोसिंक्रोनस ये लॉन्च कर सकता है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अप टू 4 टन, ठीक है। ये हाँ 4 में होता है। मेन जो इसका होता है ना GSLV का, इसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है, ठीक है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है जो मेनली प्रोवाइड करती है इतना थ्रस्ट। क्रायोजेनिक अपर स्टेज में क्या होता है, फ्यूल कौन सा यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ना पहले हम रशिया पे डिपेंडेंट थे, रशिया में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देता था, फिर उन्होंने बंद कर दिया, तो अब हम बना नहीं पा रहे हैं इसको अब तक, इट हैज टेकन सो मच ईयर्स, है ना, सो मेनी ईयर्स। तो प्रॉब्लम क्या आती है, जो क्रायोजेनिक स्टेज होती है ना, हम इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं, तो उन जो गैसेस को लिक्विड स्टेज पे मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, तो वो उनको रखना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है, वो अचीव करना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट वी आर गेटिंग देयर, ठीक है। अभी हमने टेस्ट किया एंड इवेंचुअली हम सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो GSLV Mark 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसमें आप लिख लो GSLV Mark 3 में, it is capable of launching 4-ton spacecraft in geosynchronous transfer orbits, GTO कहते हैं इन्हें। ट्रांसफर ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स होती है ना, आपने ज्योग्राफी करी हुई है? नहीं करी हुई? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स पता है क्या होती हैं? ये वाला पार्ट कर लिया। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स क्या होती हैं, जिससे अब तुम नाम से समझो, जियोसिंक्रोनस क्या हुआ कि जो, हाँ, कि अर्थ के जो उसका जो ऑर्बिटल पीरियड है और जो सैटेलाइट का है वो सेम है, तो जो सैटेलाइट है वो सेम, आप अगर एक पॉइंट से अर्थ से देखोगे तो आपको सैटेलाइट सेम जगह पे दिखेगी, है ना,
तो वो सेम सिंक में है एक तरह से। उसी की एक आगे वर्जन होता है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी होता है कि अगर सैटेलाइट इक्वेटर के अराउंड है, ठीक है, तो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो अब सिंस इक्वेटर के अराउंड वाली सैटेलाइट है तो वो ऑर्बिट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो ऐसे कहते हैं कि बहुत ही कंजेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा सैटेलाइट्स आ गई हैं। मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो जो जीटीओ होती है ना, जैसे अब जो अर्थ से आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो पहले जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करते हो, फिर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाती है। इसलिए जो पहले जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो जीटीओ में लॉन्च करेगा, ठीक है, ये होता है इसका। तो ये 4 टन जो मोस्टली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं ना, वो 4 टन या उससे ज़्यादा ही होती हैं, ठीक है। और उसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं, हम डिपेंडेंट हैं एक तरह से दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ पे। तो अगर हमारे पास ये अपना क्रायो जीसीएल भी Mark 3 बन जाएगा तो हमारे से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। तो आप ये लिख लो कि GSLV इट यूजेस one earth storable liquid core stage and the cryogenic upper stage. And the cryogenic upper stage uses liquid oxygen and liquid hydrogen propellant combination. ठीक है, उसके बाद ना एक हमारे पास एक नेक्स्ट है हमारे पास ना, एक जो नेक्स्ट है साइंस एंड टेक में है, पिनाका रॉकेट सुना है किसी ने? पिनाका 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 रॉकेट्स PINAKA पिनाका। पिनाका रॉकेट्स क्या है? पहले हमारे पास ना पिनाका 1 था, अब DRDO ने ना पिनाका 2 बनाए हैं, रॉकेट्स हैं, ठीक है, एक तरह से। तो जो ये पिनाका 2 मिसाइल्स हैं, पिनाका 1 से कैसे इम्प्रूव्ड वर्जन कैसे हैं? एक तो पिनाका 1 की जो रेंज थी वो 40 किलोमीटर्स थी, इनकी रेंज 70 किलोमीटर्स है। जो पिनाका 1 थे वो अनगाइडेड थे, कि आप बस छोड़ देते तो वो कहीं भी जा सकते थे। जो 2 है वो गाइडेड है, ठीक है, DRDO ने बनाया है इनको, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हो गया कि मेन जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद इनके फ़ायदे क्या हो सकते हैं पिनाका के, कि जैसे आप बॉर्डर पे लगा सकते हो उनको, तो डेटरेंट एक्ट करेगा। और एक आप ये कह सकते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हम कॉज कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली क्रॉसिंग द बॉर्डर, ठीक है। और एक तरह से आर्मी को और ज़्यादा वो मिल जाएंगे, वेपन्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उनकी जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम रशिया से रॉकेट्स मंगवाते थे, ये जो गाइडेड होते थे, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से तो सेम ही होता है मिसाइल्स और रॉकेट्स। यहाँ पे तो एटलीस्ट दोनों सेम ही है, मिसाइल्स ही कहते हैं रॉकेट्स को भी, है ना। पिनाका रॉकेट्स, पिनाका मिसाइल्स, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं यहाँ पे। तो लिख लो पिनाका 2 की द अर्लियर रेंज वॉज 40 किलोमीटर्स बट नाउ इट इज मोर देन 70। The earlier range was 40 kilometers, but now it is more than 70. And the fact that it is guided has improved its precision many times. And the fact that it is guided now has improved its precision many times. उसके बाद इसकी जो बेनिफिट्स है वो तो यू कैन राइट ना, है ना।
अच्छा, उसके बाद ना फिर कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मैंने बता दिया था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, ठीक है, वो अभी निकाला था करप्शन परसेप्शन इंडिया में, इंडिया का रैंक 79th था. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इज के इट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय Berlin based corruption watchdog ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एनजीओ है और जो भी करप्शन वाली सारी है स्टडीज रिसर्च वगैरह में काफी एक्टिव है ये, ठीक है. पबैड वाले बच्चों को तो काफी पता होगा इसके बारे में. है कोई पबैड वाला है? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जो इंडिया एक फिर रिपब्लिक डे वाला था. इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स रिपब्लिक डे 68th रिपब्लिक डे ऑन January 26, 2017 विद द थीम, या इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स रिपब्लिक डे इन 2017 विद द थीम स्किल इंडिया एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. मतलब यहाँ यू कैन जस्ट राइट द थीम ऑफ दिस ईयर्स रिपब्लिक डे वाज स्किल इंडिया एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. And the chief guest we know was the crown prince of the UAE. ठीक है, ये बात है हमारे पास. उसके बाद ना एक टॉप स्कीम करके है, सुना है किसी ने? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम. टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम क्या है? जैसे ना तुम्हें स्कीम्स जो भी आती है ना, कोई भी स्कीम आती है, लेट्स से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है या कोई भी स्कीम है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. अब दिस इज वेरी कॉमन है ना ये तो. अब कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर होती हैं या इतना ऑब्वियस नहीं होता, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है. ये तो खैर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है. यार इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये ना 2015 में लॉन्च हुई थी ताकि जो 2016 ओलंपिक और 2016 और 2020 के जो ओलंपिक प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको हम इंक्रीज कर सकें, ठीक है. तो अब 2015 में सिंस लॉन्च हुई थी तो 2016 वाला तो खत्म हो गया, 2020 के लिए है. और अभी एक ना कमेटी इसके अंडर बनी थी विच वॉज हेडेड बाय अभिनव बिंद्रा. तो अभी इट वॉज इन न्यूज. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो अबाउट द स्कीम. So we have this top scheme that is Target Olympic Podium Scheme. If you want to write इसका objective लिख लो. Its objective is to identify and support potential medal prospects for 2016 and 2020 Olympic Games. So 16 वाला तो is gone now, for 2020 Olympic Games you can write. उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है. और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ना वो एक फंड है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, उसके अंडर प्रोवाइड करेगा. मतलब जो फंड्स आएंगे वो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड्स आएंगे, ठीक है. उसके बाद ना एक स्कीम है वरिष्ठ पेंशन बीमा, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना. वरिष्ठा की स्पेलिंग बोलो, VARISHPHA, वरिष्ठा पेंशन बीमा योजना. लास्ट ईयर प्री में अटल पेंशन APY आई थी, अटल पेंशन योजना. प्री का पेपर देखें लास्ट ईयर का, तो उसमें जैसे अटल पेंशन योजना आई थी है ना, तो मतलब स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो गई है ना. उसके बाद हमने उसमें जैसे मैंने बताया 2 रिपोर्ट्स आई थी, ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला इंपॉर्टेंट हो गया. तो वही ना पिछले साल के करंट अफेयर्स देख के तुम इस साल का थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू LIC ऑफ इंडिया. It will be implemented through LIC of India.
to provide, it will, यहाँ ये इतना लिख दो, it will be implemented through LIC of India. It will provide social security during old age and protect elderly persons aged 60 years and above It will provide social security during old age and protect elderly persons aged 60 years and above against a future fall in their income. Against a future fall in their interest income. Due to uncertain market conditions. It will provide an assured pension. It will provide an assured pension based on a guaranteed rate of It will provide an assured pension based on a guaranteed rate of return of 8% per annum for 10 years. It will provide an assured pension based on a guaranteed rate of return of 8% per annum for 10 years. ठीक है, उसके बाद एक और इसका important point है, the difference between the return generated by LIC, the difference between the return generated by LIC and the assured return of 8% per annum. The difference between the return generated by LIC and the assured return of 8% per annum would be borne by Government of India as subsidy. ठीक है, और उसके बाद एक थोड़े ऐसे रैंडम से फैक्ट्स हैं कि अभी नेशनल वोटर्स डे था, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, और पद्मा अवार्ड्स है ना दिए थे. तो पद्मा अवार्ड्स की हायरार्की होती है. पहले पद्मा अवार्ड्स होते क्या हैं? सिविलियन अवार्ड्स हैं. ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है हमारी कंट्री का? भारत रत्न. पद्मा अवार्ड्स की हायरार्की मतलब थोड़ा जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होता है, ऐसे होता है. मतलब किसी टेस्ट सीरीज में आई रिमेम्बर दैट देयर वाज दिस क्वेश्चन आस्क्ड, सो या को एटलीस्ट हायरार्की पता होना चाहिए. ठीक है, पद्म विभूषण, भूषण और श्री. ठीक है, ठीक है. सो मेनली यही है. एक जैसे एक न्यूज़ में था कि सनस्पॉट्स डिटेक्ट किए हैं नासा ने, बट वो न्यूज़ यही थी कि सनस्पॉट्स पता है क्या होते हैं आपको? सनस्पॉट्स क्या होते हैं? सन में ना जैसे कुछ एरियाज होते हैं जो डार्कर होते हैं और जिनका टेम्परेचर कम होता है सराउंडिंग से. ठीक है, लिखना है तो लिखवा देती हूँ मैं, ये लिखवा दूँ, लिख लो. Scientists have spotted a sunspot which is nearly twice the diameter of the Earth. फिर उसके बाद what are sunspots? ठीक है, sunspots are areas of intense magnetic activity. They are darker, cooler areas. They are the areas of intense magnetic activity. Then they are darker, cooler areas on the surface of the sun in a region called the photosphere. सन की भी ना लेयर्स होती हैं, जैसे अर्थ की लेयर्स होती हैं ना, कोर, मेंटल, क्रस्ट, वैसी सन की 5 लेयर्स होती हैं. तो जो सनस्पॉट्स हैं वो बेसिकली फोटोस्फेयर करके एक लेयर होती है, उसमें आते हैं.
दे आर डार्कर कूलर एरियाज ऑन द सर्फेस ऑफ द सन इन अ रीजन कॉल्ड फोटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद जो सन स्पॉट्स है ना, अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तरह से जो हमारा सन है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे, दैट वी कैन विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड द सन। इवन वी हैव अ सैटेलाइट, हमारी आदित्य, नाम सुना है आपने, आदित्य, सन के लिए वो सैटेलाइट भी लॉन्च करी है। ठीक है, बाकी ये जो सन स्पॉट्स वगैरह ये आप अपनी ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में करोगे। जैसे सन स्पॉट्स का क्या होता है, सोलर मैक्सिमस करके एक टर्म होती है कि एवरी 11th ईयर ना सन स्पॉट एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो उसको सोलर मैक्सिमस कहते हैं। एक तरह साइकिल है, 11 ईयर्स का साइकिल होता है। ठीक है, रैंडम फैक्ट्स हैं, यू विल कवर दीज ड्यूरिंग योर ज्योग्राफी क्लासेस, जब भी आप अपना ये सोलर सिस्टम यूनिवर्स वगैरह करोगे। एवरी 11th ईयर क्या होता है, जो सन स्पॉट्स होते हैं ना वो मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, सोलर मैक्सिमस कहते हैं इसे, एक तरह से साइकिल है। ठीक है, और कोई डाउट आज की क्लास में?